Welcome, students. Welcome to the first session, the first free revision session for CMA Foundation students. From Smart Route, we are fighting tooth and nail to, help and enable students who are studying from home and who did not take tuitions for CMA Foundation. हम लोग फ्री YouTube में ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, ठीक है। सीएमए का जो सिलेबस है, कुछ ऐसा है। सीएमए सिलेबस 2016 एंड 2022 दो वर्जन है सिलेबस का। इसको हम लोग बोल सकते हैं ओल्ड और इसको हम लोग बोल सकते हैं न्यू। सर अभी क्या सीएमए फाउंडेशन लेके ही बात हो रहा है? हाँ, फाउंडेशन लेके ही बात हो रहा है। हालांकि न्यू एंड ओल्ड सिलेबस, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल तीनों लेवल्स में है, ठीक है। तो एक जानकारी देना है, 2016 का ओल्ड सिलेबस और 2022 का न्यू सिलेबस, फर्क क्या है? क्या फॉर्मेट ऑफ एग्जाम चेंज हो रहा है? नहीं, पहले भी एमसीक्यू था, 50 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच, यानी कि 100 मार्क्स हर सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट क्या क्या था? अभी भी एक ही है, लॉ, अकाउंट्स, मैथ्स, इको, ठीक है। और नया सिलेबस में भी वही 4 सब्जेक्ट है, लॉ, अकाउंट्स, मैथ्स, इको, और फॉर्मेट भी सेम है, एमसीक्यू, 50 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। तो सर चेंज क्या है? सिलेबस चेंज है, अंदर का सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, ठीक है। मार्क्स और सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज है। अच्छा सर क्या आ गया फिर? जो आया है वो कुछ ऐसा है, लॉ का पेपर लेके अगर डिस्कस करें, लॉ का पेपर में ओल्ड सीएमए सिलेबस 2016 एंड 2022 दो वर्जन है सिलेबस का। इसको हम लोग बोल सकते हैं ओल्ड और इसको हम लोग बोल सकते हैं न्यू। सर अभी क्या सीएमए फाउंडेशन लेके ही बात हो रहा है? हाँ, फाउंडेशन लेके ही बात हो रहा है। हालांकि न्यू एंड ओल्ड सिलेबस, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल तीनों लेवल्स में है, ठीक है। तो एक जानकारी देना है, 2016 का ओल्ड सिलेबस और 2022 का न्यू सिलेबस, फर्क क्या है? क्या फॉर्मेट ऑफ एग्जाम चेंज हो रहा है? नहीं, पहले भी एमसीक्यू था, 50 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच, यानी कि 100 मार्क्स हर सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट क्या क्या था? अभी भी एक ही है, लॉ, अकाउंट्स, मैथ्स, इको, ठीक है। और नया सिलेबस में भी वही 4 सब्जेक्ट है, लॉ, अकाउंट्स, मैथ्स, इको, और फॉर्मेट भी सेम है, एमसीक्यू, 50 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। तो सर चेंज क्या है? सिलेबस चेंज है, अंदर का सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, ठीक है। मार्क्स और सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज है। अच्छा सर क्या आ गया फिर? जो आया है वो कुछ ऐसा है, लॉ का पेपर लेके अगर डिस्कस करें, लॉ का पेपर में और बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया 20, एथिक्स हट के बिजनेस कम्युनिकेशन आ गया। यही है लॉ का ओल्ड एंड न्यू सिलेबस में बदलाव। अभी सर ओल्ड सिलेबस दिसंबर 2016 वाला कितना दिन टिकेगा? दिसंबर 2023 तक। और सर जो लोग पुराना सिलेबस में रजिस्टर्ड है उन लोग को पुराना सिलेबस में एग्जाम देना पड़ेगा, हाँ, बट वो लोग चाहे तो जून 2023 में कन्वर्ट करा सकते हैं न्यू सिलेबस में। और सर और जानकारी क्या है? हाँ, नया सिलेबस, अभी जो भी एडमिशन लेगा वो नया सिलेबस में ले सकता है। सर तो नया और ओल्ड में फर्क क्या है? ये सिलेबस का ही फर्क है लॉ। सर आपका ये जो YouTube फ्री लेक्चर्स है, इसमें मैं क्या करने वाला हूं? मैं ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस साथ में रिवाइज कराने वाला हूं, द लॉ पोर्शन, द लॉ सेक्शन, which is this. So in the next few minutes I will start with this. देखो अगर कॉमन का बात हो तो ये कॉमन है, टू बोथ, खाली ये एक्स्ट्रा 10 मार्क्स है, बाकी सब तो कॉमन ही है, यानी कि
लॉ का पोर्शन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलो, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलो, या फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या फिर आप बात करो सोगा का, ये ओल्ड एंड न्यू सिलेबस दोनों में है। बट ये जो न्यू सिलेबस है इसमें इंट्रोडक्शन है जो मैं अभी कराने वाला हूं। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। हेलो। We have an excellent initiative for all CMA students who are appearing for their foundation in June 23। यानी कि कमिंग टर्म में जो लोग CMA फाउंडेशन दे रहे हैं उन लोग के लिए एक संदेश है और एक वार्ता है और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। स्मार्ट रूट, which is India's first edtech on commerce education, we have planned free to air, that is YouTube में free revision classes for all the subjects for CMA foundation for this term and maybe for the coming terms. Why? Because number one, CMA foundation online हुआ करता था, अचानक ऑफलाइन कर दिया गया। नंबर टू, CMA फाउंडेशन का जो सिलेबस है वो नया सिलेबस हो गया। Number three, subjects like law, subjects like maths, subject like accounts, subjects like eco needs to be studied more in depth because online exam में स्टूडेंट लोग को एक अलग कॉन्फिडेंस रहता था, वो था ऑनलाइन रिसोर्सेज का कॉन्फिडेंस, अभी वो नहीं रहेगा ऑफलाइन में। तो इसीलिए ऑनलाइन जरिए हम लोग आप लोग को हेल्प करने वाले हैं। ओके, सो लेट अस begin with the first revision lecture for law. There will be multiple revision lectures for law, and like law, all other subjects will be there on the link below on our channel, free to air for all CMA foundation candidates. Okay, so what is new? What is new? When I say about new syllabus, what is new? Let us talk about the syllabus. Number one, अगर बात किया जाए सिलेबस में, लॉ वाला सिलेबस में, इट हैज बिकम लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन इज 20 एंड लॉ इज 80। ओके, अच्छा सर, लॉ में क्या क्या लॉ है? लॉ में इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, which I will revise today in this session itself. On this video we will talk about introduction and cover 10 marks. अच्छा सर, दूसरा क्या है? दूसरा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सदियों से चला आ रहा है ये एक्ट और सिलेबस में भी ये सदियों से रहा है। ठीक है, ये 30 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, साइजेबल पोर्शन ऑफ योर सिलेबस इज दिस एक्ट, तो इसको गौर करना और इसको अच्छे से पढ़ना। ओके, इसका रिवीजन क्या मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, 3 है। नंबर 3 में है सोगा। सो मत जाना इसको देख के, इसका मतलब है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, SOGA, यानी कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये 20 मार्क्स का है। ओके, एंड द फोर्थ वन इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसको शॉर्ट में मैं NI एक्ट लिखा, ये भी 20 मार्क्स है। देखो कुल मिला के कितना हो रहा है बच्चों? 10 + 30 + 20 + 20 which is 80, and here comes your law syllabus of CMA foundation, 80 marks plus 20 of business communication, that makes it 100. We will revise law, but business communication में रिवीजन का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि business communication is like mail writing, CV writing, other things which you have done till class 11 and 12. ठीक है, क्लास 11 12 तक इंग्लिश में जो पार्ट था वही चीज को थोड़ा बिजनेस या फॉर्मल वे से बिजनेस कम्युनिकेशन बोला जा रहा है। नया कोई स्किल्स नहीं है, बट ये सारे क्या नया है? ओके, सो लेट मी टेक द फर्स्ट सेशन today in this video, which is introductory session on law for CMA foundation, and also the chapter covered is introduction to law. Okay, let's see introduction. CBSE बोर्ड में या SC बोर्ड में सिविक बोल के एक सब्जेक्ट होता था, सिविक। What is civic? Civic used to teach you the norms of society, the rules of society, the laws of the society. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कानून कैसे बनता है, और वही चीज ये इंट्रोडक्शन चैप्टर में है। यानी कि अपना लीगल सिस्टम कैसा है और अपना लीगल सिस्टम का कंपोनेंट्स क्या है और लॉ कैसे बनता है। यानी कि अगर बात करें लॉ का, लॉ यानी कि कानून,
कैसे बनता है एक देश में। इंडिया का बात किया जाए तो इंडिया का एंशियंट लॉज, मोस्ट एंशियंट लॉज क्या होता था, राजा लोग बनाता था। हाँ, और उसके बाद मिडिवल पीरियड में हिस्ट्री का बात किया जाए, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे बट हिस्ट्री का अगर बात किया जाए तो मुगल एम्पायर्स आए, तो मुगल एम्पायर्स मुगल एम्पायर्स में जो लॉ था वो लॉ था। और उसके बाद ब्रिटिश लोग ने रूल किया, गवर्न किया, ब्रिटिश लोग का लॉ भी लॉ था। दैट इज द मोस्ट रिसेंट इन्फ्लुएंस ऑन आवर लॉ। एंड पोस्ट कोलोनाइजेशन जो लॉ रहा इंडिपेंडेंस के बाद भी वही लॉ कंटिन्यू किया। खाली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होने के बाद इंडियन पार्लियामेंट इंडियन लॉज को अमेंड कर लिया और इंडिया का जो जरूरत है उस हिसाब से ये पोस्ट कॉलोनियल लॉज चलते आए। सर पोस्ट कॉलोनियल लॉ का मतलब कोलोनाइजेशन के बाद, ब्रिटिश देश में आने के बाद ब्रिटिशर्स ने जो लॉ बनाया था वो लॉज को मैं बोल रहा हूं पोस्ट कॉलोनाइजेशन एरा वाला लॉ। और वो लॉ इंडिपेंडेंस यानी कि 1947 के बाद भी रह गया। जैसे कि एक एग्जांपल दीजिए सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आपका सिलेबस में था, दैट इज 1872, तो किसने बनाया उसको, ब्रिटिश लोग। और वो क्या आज भी है, आज भी है। क्या उसको बहुत अमेंड किया गया, हाँ अमेंड किया गया। पोस्ट इंडिपेंडेंस यस। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, तो सोचो 1881 1872 के बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये सारा एक्ट बना पोस्ट कोलोनाइजेशन यानी कि ब्रिटिश लोग ने बनाया प्री इंडिपेंडेंस, बट पोस्ट इंडिपेंडेंस ये सारा एक्ट लागू है और देश में, और ये सिलेबस का अंग है। और सर तो आप बोलना चाहते हो लॉ है क्या, लॉ है कानून बेटा। अच्छा अब लॉ का बात अगर कर लिया, लॉ का बात अगर कर लिया तो लॉ का जरूरत क्या है समाज में या सोसाइटी में, व्हाट इज द नेसेसिटी और व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ इज वेरी सिंपल, टू गवर्न द सोसाइटी। To govern the society we need rules, regulations, bylaws, laws, everything so that it becomes easier। नहीं तो आज मेरा कानून जो है वो आपका कानून नहीं हो सकता है, आज मेरा धर्म जो है आपका धर्म अलग हो सकता है। सबका अगर अलग अलग देखा जाए तो सोसाइटी में कैसे आप एक तरह चलेंगे। तो सोसाइटी को चलाने के लिए, गवर्न करने के लिए वी नीड लॉ। अच्छा ये लॉ बनाएगा कौन, डेमोक्रेसी में जिसको चुन के आप लाएंगे वही बनाना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट। तो इस मोड पे लेट अस पॉज एंड थिंक ऑफ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट दो तरह से है, कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरह से है, एक है यूनियन लेवल में सेंट्रल गवर्नमेंट और एक है स्टेट लेवल में स्टेट गवर्नमेंट। और कॉन्स्टिट्यूशन का बात अगर किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल में या शेड्यूल में भी मेंशन है कि कुछ कुछ पावर्स लॉ बनाने का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल लॉज बनाने का पावर जो देश भर में लागू होगा, और स्टेट लॉज बनाने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और कुछ कॉमन लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉमन लिस्ट। वो कॉमन लिस्ट का लॉ कौन कब बनाएगा वो देखा जाए। ओके तो अभी अगर बात करें कि गवर्नमेंट स्टेट लेवल में है, सेंट्रल लेवल में है, गवर्नमेंट का 3 विंग्स है, 3 विंग्स है गवर्नमेंट का, 3 पार्ट्स है या विंग्स है। द लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज पार्लियामेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव विंग को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट, है ना। और जो स्टेट गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव विंग है उसको हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, में शॉर्ट में एलएडी। ठीक है, अब सोचो, कनेक्ट करो अपना दिमाग को। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या बोलते हैं, एमएलए। ठीक है ना। और ये दोनों को स्टेट और सेंट्रल इलेक्शन में कौन चुनाव में लाते हैं, हम लोग। ठीक है, एमपी का इलेक्शन हुआ, एमएलए का इलेक्शन हुआ। ठीक है, अच्छा सर तो ये लोग लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द गवर्नमेंट का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है लॉ बनाना, टू एनैक्ट लॉ, टू एनैक्ट लॉ। ठीक है, गवर्नमेंट का दूसरा इंडिपेंडेंट विंग होता है द एडमिनिस्ट्रेटिव विंग। द एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, इसका काम क्या होता है सर, एडमिनिस्ट्रेशन, नाम ही तो है एडमिनिस्ट्रेशन। और ये कौन करता है सर, मिनिस्टर। तुम लोग सुनते हो ना, स्टेट मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर।
तो मिनिस्ट्री यानी कि हिंदी में अगर बात करें तो मंत्रालय, ये मंत्रालय सेंट्रल का भी होता है। यूनियन गवर्नमेंट का मंत्री कौन है? डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर। स्टेट का भी होता है, स्टेट का कौन रहता है? स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर, हाँ है ना। तो अगर बात किया जाए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट का काम है टू गवर्न दिस लॉ, टू गवर्न दिस लॉस, ठीक है ना। ये जो लॉ लेजिस्लेटिव विंग बना रहा है, इसको गवर्न करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव विंग देख रहे हैं इसका पालन हो रहा है कि नहीं, और इसका मेंटेनेंस और पालन और गवर्नेंस कैसे। मिनिस्ट्री इंडिया में 50-60 मिनिस्ट्री होगा कुल मिला के, ओके, सेंट्रल लेवल में, स्टेट लेवल में भी वैसा ही है, ओके। नाउ सर बताइए कि द थर्ड विंग क्या है? जुडिशियल। जुडिशियल, अब इसका बात अगर छेड़ा मैंने तो जुडिशियरी मतलब आज अगर मैं कॉमन मैन हूं, आप कॉमन मैन हो, ठीक है, कॉमन मैन के ऊपर देश का लॉ लागू है या नहीं है? बिल्कुल लागू है। बट कोई लॉ से मेरे को नुकसान हो रहा है, मेरे को नुकसान हो रहा है, तो मैं कहां जाऊंगा? मैं अगर पार्लियामेंट में गया मेरे को घुसने नहीं मिलेगा, और मैं अगर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को चिट्ठी लिखूं, मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखूं, ये लॉ से मेरा नुकसान हो रहा है, मिनिस्ट्री बोलेगा नहीं तुमको देना ही पड़ेगा, तुमको ये लॉ मानना ही पड़ेगा। मिनिस्ट्री तो पार्लियामेंट का ही मतलब जो मिनिस्टर्स है, कुछ मिनिस्टर्स वहां पे भी है मिनिस्ट्री में, वो लोग बोलेगा नहीं ये लॉ तो हम लोग बनाया, तुमको देना ही पड़ेगा। तो मेरे को अभी मेरा ग्रीवांस लेके मैं अगर घर चला जाऊं तो ये तो नाइंसाफ है ना। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देयर आर कोर्ट्स। अगर मैं नाराज हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोई डिफेक्ट है मेरे को लग रहा है, मैं कहां जाके मेरा वॉइस को बताऊं, किसको जाके बताऊं, कौन सा दरवाजा खटखटाऊं? कोर्ट्स। रिट पिटीशन फाइल करूंगा मैं, रिट पिटीशन, और ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में होगा। सर सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है? नहीं, जुडिशियल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, देश का सर्वोत्तम न्यायालय जो है वो है सुप्रीम कोर्ट, और वो न्यू दिल्ली में बैठा हुआ है, और देश का बाकी हर राज्य में, हर स्टेट में देयर आर हाई कोर्ट्स, एवरी स्टेट हैज अ हाई कोर्ट, ओके। एंड कैलकाटा हाई कोर्ट हैपेंस टू बी द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया, एंड हर स्टेट का हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट है जिसको हम लोग लोअर कोर्ट्स का पार्ट मानते हैं। और शुरू होता है जर्नी, ये एरो की तरह सुप्रीम कोर्ट से डीसी नहीं, एक्चुअली शुरू होता है एल से, यानी कि तुम अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट्स में तुम्हारा सुनवाई हुआ, वहां पे तुम नहीं जीत पाए, तुमको फिर भी लड़ना है तो तुमको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट में जाने के बाद अगर वापस हाई कोर्ट ने बोला कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट सही था, तुम गलत हो, तो फिर तुमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी अगर एफर्मेशन आ गया कि तुम गलत हो तो कहीं मत जाना, घर चले जाना। सो द पॉइंट इज दीज आर द थ्री इंडिपेंडेंट विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। वन इज लेजिस्लेटिव विंग जो कानून बनाता है, द लेजिस्लेटिव विंग का जो फंक्शन है वो है टू एनैक्ट लॉ, टू एनैक्ट लॉ। और लेजिस्लेटिव विंग के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव विंग देखभाल करता है कानून का, और लास्टली जुडिशियरी विंग वो जजमेंट देता है। सो द स्टडी ऑफ लॉ, इफ यू आर स्टडिंग लॉ, यू आर स्टडिंग नॉट ओनली एन एक्ट, act is the legislation which is made through a parliament. Second, in order to administer an act, rules, regulations and bylaws are made by the ministries, ठीक है ना, ministry. And lastly, judiciary gives judgments, और ये जजमेंट्स को भी हम लोग पढ़ के लॉ को समझते हैं, और ये जजमेंट्स भी लॉ का एक इंटीग्रल पार्ट हो जाता है। सो द स्टडी ऑफ लॉ इज टू स्टडी द एक्ट, द रूल्स, रेगुलेशंस एंड बायलॉज एंड द जजमेंट्स, एंड समटाइम्स द सर्कुलर्स एंड द डिपार्टमेंटल नोटिफिकेशंस आल्सो। सो द एंटायर यूनिवर्स ऑफ लॉ इज नॉट ओनली एन एक्ट but the meticulous and diligent study of rules, regulations, bylaws, judgments. और ये सब ये तीन जगह से ही आ रहा है, और ये तीन जगह में ये दो जगह और ये जगह भी हर स्टेट में और सेंट्रल में फैला हुआ है, ठीक है। और जैसे मैं बोला, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कोई लॉ किया तो
that law is a central act and that is applicable to the whole of India. Or sometimes Indian government may choose to not apply it to some states. Okay, and स्टेट गवर्नमेंट का जो लॉ है वो स्टेट लॉ पूरा स्टेट में लागू हो जाता है, राइट. एंड जुडिशियरी का भी वैसा जुरिस्डिक्शन होता है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है अपना स्टेट, और सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन पैन इंडिया. क्लियर है? ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉ इज मेड, हाउ लॉ इज एनैक्टेड. ठीक है, हाउ लॉ इज एनैक्टेड. ठीक है, ये जो प्रक्रिया है, ये जो लॉ बनाने का प्रोसेस है, ये प्रोसेस कैसा है? मैं बोला ना, लॉ या एक्ट बनता है पार्लियामेंट से मॉडर्न डे. एंशिएंट हिस्ट्री तो पहले ही कवर कर लिया. अच्छा, मॉडर्न डे में पार्लियामेंट प्रक्रिया से या लेजिस्लेटिव असेंबली से रेस्पेक्टिवली सेंट्रल एंड स्टेट एक्ट हो रहा है. अच्छा बोलो, तो सेंट्रल एक्ट बनाने के लिए पहला चीज जो होता है, बिल प्रपोज किया जाता है. बिल इज प्रपोज्ड. सर कहां पे प्रपोज किया जाता है और बिल क्या होता है? बिल वो बिल नहीं होता है जो बिल आपको मिलता है दुकान में चीज खरीदने से. ये बिल होता है एक्ट का ही पहला वाला फॉर्म, यानी कि प्रपोज्ड एक्ट. दिस बिल इज अ प्रपोज्ड एक्ट विच इज टेबल्ड इन द पार्लियामेंट. सर पार्लियामेंट में कौन टेबल करता है? एमपी लोग. यस. तो ये बिल बनाता कौन है? एमपी लोग बनाता नहीं, एमपी लोग बनवाता है. सर आप यूट्यूब में ऐसे बोल रहे हो? हाँ बोल रहा हूं. सो ये कौन बनाता है? जितना भी आईएएस यूपीएससी का टॉप रैंकर्स लोग देखते हो, वो लोग आईएएस ऑफिसर बनने के बाद, एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद, दे ड्राफ्ट, दे आर एक्सेलेंट ड्राफ्ट्समैन. देयर क्वालिटी ऑफ ड्राफ्टिंग इज सुपर्ब, इम्पेकेबल एंड फ्लॉलेस. क्योंकि देश का स्टैट्यूटरी लैंग्वेज उतना क्लियर होने से ही एक इतना बड़ा देश में क्लैरिटी आ सकता है, एक रूल बन सकता है. तो वो ड्राफ्ट्समैनशिप का क्वालिटी लेके वो बिल ड्राफ्ट होता है, और वो ड्राफ्टेड बिल प्रपोज किया जाता है, टेबल किया जाता है. कहां पे? पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में. ओके, अगर यूनियन बिल है तो पार्लियामेंट में पेश होगा, अगर स्टेट बिल है तो कहां पे पेश होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली में. वो प्रपोज होता है. अब तुम लोग सुने होंगे पार्लियामेंट का 2 हाउसेस है. पार्लियामेंट हैज 2 हाउसेस. क्या क्या सर? लोअर हाउस एंड अपर हाउस. पार्लियामेंट का 2 हाउसेस है. सुनो ना, लोकसभा एंड राज्यसभा. लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. तो ये प्रपोज होता है लोकसभा में, एलएस लोकसभा, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. और एलएस में देखते हो ना, पार्लियामेंट में टेबल बजा के सब बोलता है. तो एलएस में अगर मेजॉरिटी संख्या से ये बिल पास हो जाता है, मेजॉरिटी संख्या मतलब 50% एंड अबव. ठीक है, तो मेजॉरिटी संख्या ऑफ मेंबर्स से हाउस का अगर ये बिल पास हो गया, तो एलएस के बाद ये जाता है एचएस में. सर एचएस मतलब, एचएस को एचएस मत लिखते हैं, एचएस को लिखते हैं आरएस. सर वाई राज्यसभा भी बोला ना, अपर हाउस. ठीक है, राज्यसभा में जाता है. और राज्यसभा में भी ये सेम प्रक्रिया से पास, मेजॉरिटी कंसेंसस से पास अगर हो गया, ये बिल चला जाता है आरबी. सर आरबी क्या हुआ? राष्ट्रपति भवन. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मुर्मू जी वहां पे बैठी है, और वो अपना चश्मा निकाल के वो बिल को देख के, पास बिल को देख के जब साइन कर देगी, वो बिल बन जाएगा एक्ट. Then it becomes an act. Got it? So this is how an act is made. Okay, sir, what about अगर स्टेट एक्ट है? ये तो सेंट्रल एक्ट का बात किए. स्टेट एक्ट में भी सेम चीज है. 2 हाउसेस में पास होगा, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, एंड देन इट विल गो टू द गवर्नर. इंस्टेड ऑफ प्रेसिडेंट, स्टेट का कौन रहता है? गवर्नर जी साइन करेगा, तो वो एक्ट बन जाएगा. सर ये एक्ट क्या होगा? लागू कब से होगा और कैसे होगा? लागू होगा यानी कि डेट ऑफ फोर्स will be the date notified by whom? Once again the government. And where shall it be notified? In the official gazette यानी कि भारत का राजपत्र में ये नोटिफाई हो जाएगा, और उसमें लिखा रहेगा इसका डेट ऑफ फोर्स. और जिस दिन इस पे साइन होगा,
उसको बोला जाएगा डेट ऑफ एनैक्टमेंट। एनैक्टमेंट, डेट ऑफ एनैक्टमेंट हो गया जिस दिन साइन हुआ। डेट ऑफ एनैक्टमेंट विल ऑलवेज प्रीसीड डेट ऑफ फोर्स, एंड डेट ऑफ फोर्स इज नथिंग बट द डे फ्रॉम विच इट इज लागू, मेड लागू। अच्छा सर, इसके साथ और क्या है पहला चैप्टर में? और कुछ नहीं है बेटा, और कुछ नहीं है, घबराओ मत। ये और द हिस्ट्री ऑफ लॉ एंड द डिफरेंट थिंग्स, और कौन कौन है, कौन कौन बॉडीज है, कौन कौन सा कोर्ट्स है लोअर कोर्ट्स में, यही थोड़ा पढ़ाई है पहला चैप्टर में। दैट कंक्लूड्स आवर सेशन ऑन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंट्रोडक्शन टू सीएमए लॉ फाउंडेशन। Follow us for more videos.